हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स जर्नी। 31वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को लेके हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, उसी सीक्वेंस का ये चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मुख्य परीक्षा का और आपका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए ओवरऑल जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। फिर उसके बाद हमने GS1 और GS2 इन दोनों जो हमारे पेपर्स हैं इसके सिलेबस को हमने डिटेल में समझा और फिर सोर्सेज को देखा कि कहाँ से हम सिलेबस में दिए गए उन सारे टॉपिक्स को किन सोर्सेज से इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो आंसर राइटिंग से है और इसके बाद ऐसे कैसे लिखना है निबंध लेखन से लेकर कुछ सेशंस में आऊँगा। तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैंने एक आंसर के स्ट्रक्चर को, एक बेहतर आंसर कैसे लिखते हैं उसे समझाने का एक प्रयत्न किया है। और जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें जितने भी हमारे डायरेक्टिव्स हैं जैसे क्रिटिकली एनालाइज, इवैल्यूएट, डिस्क्राइब, कमेंट, इन सारे डायरेक्टिव्स पे हमें कैसे अपने उत्तर को लिखना है, कैसे अपने आंसर्स को देना है। चूंकि कंटेंट तो वही रहेगा जो आपके पास है, बस जो क्वेश्चन में डायरेक्टिव्स दिए गए हैं तो अपने कंटेंट को उसी डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना है। तो पहले तो आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं कि एक अच्छा आंसर हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है आंसर राइटिंग का, फिर क्या उसका स्ट्रक्चर, संरचना क्या होती है, फिर इंग्रेडिएंट्स या कौन से ऐसे संगठक है एक अच्छे आंसर के, वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट और कुछ डूज एंड डोंट्स है। ये मैं एग्जाम टाइम या उससे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला, इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग। तो देखिए इसका सबसे मेजर रोल क्या है ना कि ये मेरिट को डिसाइड करने में एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है, बहुत ही क्रिटिकल रोल है। यानी जब आप देखेंगे फाइनल रिजल्ट जो आता है वो आपका मुख्य परीक्षा और जो साक्षात्कार है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। मुख्य परीक्षा में भी तीन हमारे जो पेपर्स हैं उनके मार्क्स प्लस 120 मार्क्स इंटरव्यू का, यानी आप देखोगे तो 900 जो कि मुख्य, जो कि लिखित परीक्षा है, और साक्षात्कार 120, टोटल 1020 मार्क्स हो गए। यानी 88.2, लगभग 88% जो कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका मेरिट लिस्ट में जो टोटल मार्क्स है वो मुख्य परीक्षा है। इसलिए आप उत्तर लेखन को इग्नोर तो नहीं कर सकते। और मैंने आपको पहले लेक्चर में भी समझाया था कि मुख्य परीक्षा का उद्देश्य क्या है। देखिए मुख्य परीक्षा को मुख्य परीक्षा कहते क्यों है। पहला जो हमारा है वो प्रिलिमिनरी राउंड है, उसमें बेसिकली शॉर्टलिस्ट किया जाता है वैसे कैंडिडेट्स जो सर्विस के लिए फिट है, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, और उसी पोटेंशियल को फिर टेस्ट किया जाता है मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार के द्वारा। इसीलिए और इसमें भी जो आपका मेरिट तैयार होता है उसमें मेजर रोल हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि इसीलिए उसे हम लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं। और तो पहला हमने देखा कि एक तो आपका फाइनल मेरिट को तैयार करने में उसका बहुत ही मेजर रोल है। दूसरा कि जो एक अच्छा आंसर होता है ना वो एक आर्ट है। मतलब ये आप ओवरनाइट, रातों रात तो नहीं डेवलप हो जाता। आप ग्रेजुअली जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसी दौरान बहुत सारी चीज़ों को आप सीखेंगे। तो एक तो कि इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यूस आपको आंसर लिखना पड़ेगा, फिर जाके आप उसे डेवलप करेंगे। तो सिंस इट इज एन आर्ट, इट विल टेक टाइम एंड डेवलप ग्रेजुअली। सो वॉट एवर यू एक्सप्रेस, जो भी आप अपने आंसर में लिखते हैं, इट शुड बी क्लियर, लॉजिकल। देखो पहला तो इंप्रेशन साफ सुथरा, यानी ज्यादा कट कुट कोशिश करना है कि आपके जो उत्तर पुस्तिका है, जो आपका आंसर बुकलेट है, उसमें ज्यादा कट मार्क्स ना रहे। अगर कहीं होता भी है तो सिंपली आप उसको उसे स्ट्राइक ऑफ कर देना है। फिर आपका जो भी आप लिख रहे हैं आंसर वो लॉजिकल हो, कॉम्प्रिहेंसिव येट प्रिसाइज। देखो इसका मतलब क्या है ना कि कॉम्प्रिहेंसिव करने का मतलब कि आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल है।
मल्टी फैसेटेड है, बहुत सारे आपने डोमेन को कनेक्ट किया है, लेकिन आपने उसे प्रिसाइज रखा है, यानी बिटिंग अराउंड द बुश ना करके आपने उसको मल्टी डायमेंशनल बनाया है, और जो क्वेश्चन का डिमांड है उतना ही आपने लिखा है। फिर शुड हैव ऑल द एलिमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स, यानी एक अच्छे उत्तर के क्या संघटक, क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो हम आगे देखेंगे कि क्या है। तो जैसा हमने देखा, फिर से कहूंगा कि आंसर लिखना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आपका मेरिट डिसाइड करने में मेजर रोल है। तो इससे एग्जामिनर को क्या पता चलता है कि एक, जब भी आप एक कोई अच्छा आंसर लिखते हैं तो उससे आपकी समझ, यानी आपकी जो एक्सपर्टीज है, आपका जो कॉम्पिटेंस है नॉलेज को लेके इस एग्जाम में, जो जो भी एरियाज है, तो उसके कॉम्पिटेंस को बताता है। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, और आपका एटीट्यूड, आपका अभिवृत्ति कैसा है। एटीट्यूड कहने का मतलब कि किसी भी को जब आप देखते हैं तो आपके माइंड में क्या चल रहा होता है, आपका साइकोलॉजिकल जो डिस्पोजिशन है वो कैसा है, और जब आप एक्शन या वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं तो आपका एटीट्यूड पता चलता है। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि कोई ग्लास में अगर आधा ग्लास पानी भरा है, कोई लोग उसे कहता है कि आधा खाली है, कोई कहता है आधा भरा हुआ है। सो हाफ ग्लास फिल्ड, यानी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, कहने का ऑब्जेक्टिव ये है। तो आपका जो मेजर एप्टीट्यूड डिसाइड होता है एक सिविल सर्वेंट बनने का, वो मुख्य परीक्षा से ही होता है, और उसमें भी जो आपका उत्तर लेखन, जो आंसर राइटिंग है, वो डिसाइड करता है। तो अब आते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है आंसर राइटिंग का। जो हमारा एस्से के लिए है उसके लिए मैं सेपरेट, आपको जैसे मैंने बताया, सेपरेट सेशन लेके आऊँगा। तो देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि किसी भी उत्तर में 3 हमारे सेक्शंस होते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, यानी परिचय और आपका जो मुख्य भाग होगा, और उसके साथ क्या निष्कर्ष है। तो इनका क्या वेटेज होने चाहिए एक आंसर में, वो डिपेंड करता है कि कितना वर्ड लिमिट है, और जो वर्ड लिमिट है वो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो अब एक एक करके तीनों सेक्शन को देखते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, और जितना अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग होगा इन सारे सेक्शंस को लेके, और एक्यूरेट अपने आंसर्स को लिख पाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पर्पस क्या है। जब भी आप क्वेश्चन को इनिशिएट करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग की जो टोन है वो वहीं से सेट हो जाती है, यानी कि मतलब एक एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को समझा है कि नहीं। ठीक है। तो टू सेट द कंटेक्स्ट एंड लेट एग्जामिनर नो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अब ये चीज कैसे पता चलेगा, यानी आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। तो देखो, कुछ जैसा मैंने बताया कि एक तो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और मतलब वो वही डिसाइड करेगा कि वर्ड लिमिट कितनी होगी, और उसके बेसिस पे आपका किस समानुपात में आपको ये लिखना है, वो हम डिसाइड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन आपका जैसा भी क्वेश्चन दिया हो तो उसका एक जो मेजर थीम होता है, जो सेंट्रल थीम होता है, तो या तो आप उसके डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उस सेंट्रल थीम से रिलेटेड कोई कंटेक्स्ट है या कोई करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप उसे लिख सकते हैं। कोई फैक्ट या कोई भी जो ऑथेंटिक, जो किसी सोर्स का रिपोर्ट है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या फिर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो भी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ही, जैसा मैंने पहले कहा कि आंसर लिखना, उत्तर लेखन भी एक कला है, और ये आपको प्रैक्टिस के साथ डेवलप करना पड़ेगा। और फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो पहला इंप्रेशन तब बनता है जब आपका पेपर वो कितना वेल अरेंज्ड है, कितना सिस्टमेटिक है, कितना साफ सुथरा है, आपका जो पैराग्राफ है उसके बीच में क्या मतलब गैप है, एडिक्वेट स्पेसिंग रहनी चाहिए। तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं।
और दूसरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है किसी आंसर का, वो आपका इंट्रोडक्शन ही है। अब आते हैं मुख्य भाग में। इसका पर्पस क्या है कि ये एग्जामिनर को बताता है कि आपके पास सफिशिएंट उस टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। पहले वाले से तो ये पता लगा इंट्रोडक्शन के कि आपने समझ तो लिया है, लेकिन आपकी समझ की डेप्थ क्या है वो पता लगेगा मुख्य भाग से। तो हम देखेंगे कि एक बॉडी में जो हम लिखेंगे कंटेंट, तो उसको किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है, और वही जब आगे इंग्रेडिएंट्स जो संगठक हैं एक अच्छे आंसर के जब डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा। फिर डायरेक्टिव वर्ड्स कैसे हैं, तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो डायरेक्टिव के साथ चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो कंटेंट, मैंने जो बोला कि आपका डेप्थ यानी, और उसके साथ साथ आपका हॉरिजन कितना है। फिर आपने बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रखा है कि नहीं, और आपके आंसर में पॉजिटिव टोन है कि नहीं। देखिए, अब एक पॉजिटिव एटीट्यूड का लाइफ में तो आपको ज़रूरत है ही, खासकर जब आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन उतना ही ज़रूरी है जब आप पब्लिक सर्विस में आ जाते हैं, जब आप एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, और उस चीज़ की टेस्टिंग आपका जो मुख्य भाग है और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर तीसरा जो हमारा सेक्शन है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या है कि जो भी आपने इंट्रोडक्शन लिखा और आपने जो बॉडी लिखा, उसके बाद से एक उसका एक समराइज्ड जो फॉर्म होता है वही कंक्लूजन है, और उसके भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, और ये काफ़ी कुछ है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्वेश्चन का नेचर कैसा है। तो सबसे पहली बात कि आपका आंसर तो एब्रप्टली एंड नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपके इंटरव्यू में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग बोलते बोलते वहाँ बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो आपको एब्रप्टली एंड नहीं करना है। तो आप देखिए कि जो इंटरव्यू में आपका जो भी स्किल्स यूज होने वाले हैं वो यहीं से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यू नीड टू समराइज एंड लीव एग्जामिनर विथ अ पॉजिटिव इंप्रेशन। अब देखो, इसका पर्पस क्या है कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपका माइंड है कि नहीं, आपका विजन कैसा है चीज़ों को लेके। जो मैंने आपको एटीट्यूड वाली बात करी वो आपकी कंक्लूजन से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वे फॉरवर्ड ये टाइप है किस तरीके से आप अपने आंसर्स को एंड कर सकते हैं। फिर कोट बेस्ड हो सकता है, फिर विजन बेस्ड, और उसको आप किसी फिर से जो एक स्टैंडर्ड जो मानक है, या फिर हमारे पास जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है या डॉक्यूमेंट है, आप उनसे रिलेट कर सकते हैं। तो आपका अगर क्रक्स में बोलूं, तो जो कंक्लूजन है दैट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड इट शुड बी प्रैक्टिकल। मतलब कोई भी चीज आप अगर सजेस्ट करें तो वो फिजिबल होना चाहिए। अब आते हैं जो आंसर राइटिंग का जो थर्ड पार्ट है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं एक अच्छे आंसर के। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहला इंप्रेशन कि आपका साफ सुथरा आंसर शीट होना चाहिए, तो कोशिश करना है कि जितने भी कट मार्क्स हैं वो कम से कम हो। फिर हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, इसको भी लेके एस्पिरेंट्स में मैंने देखा है कि काफ़ी डिबेट है, कि कोई कहता है कि जो अच्छे हैंड राइटिंग जिनके हैं उनको ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी की गाइडलाइन है, उनके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर, तो उनका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया था वहाँ से मैंने ये सेक्शन लिया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि इफ अ कैंडिडेट हैंडराइटिंग इज नॉट इजिली लेजिबल, यानी कहीं पे भी डिडक्शन विल बी मेड ऑन दिस अकाउंट फ्रॉम द टोटल मार्क्स अदरवाइज अक्रूइंग टू द कैंडिडेट। देखो, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि आपका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा का कोई पैमाना नहीं होता। हो सकता है जो हैंडराइटिंग मुझे अच्छी लग रही है आपको अच्छी ना लगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वो हैंडराइटिंग लेजिबल होना चाहिए, यानी पढ़ने के लायक होना चाहिए। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करे तो उसको पता चल जाए कि हाँ, आपका कंटेंट क्या है, आपने लिखा क्या है। ठीक है। उसके साथ साथ जो और भी मुख्य बातें हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे।
फिर बोलता है कि मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मियर सुपरफिशियल नॉलेज। यानी जैसा मैंने कहा कि अब अक्सर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अक्सर आता है एस्पिरेंट्स के बीच में कि हमें तो बहुत लंबा लंबा लिखना है, कि 500 700 800 वर्डों में लिखना है, कोई एक्स्ट्रा शीट लेके लिखता है। तो मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आंसर बुकलेट भरता भी नहीं और उनके अच्छे टॉप 30 टॉप 20 में उनके रैंक्स हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा कॉपी भी लिया है और वो लिस्ट में नहीं है। तो मैं अभी भी मतलब पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपका जो हैंडराइटिंग है वो लेजिबल, पढ़ने के लायक होना चाहिए, उतना तो आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। दूसरा कि आपका क्वालिटी ऑफ आंसर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपका जो कंटेंट है यानी वो क्वेश्चन में क्या डिमांड है उसको फुलफिल करना चाहिए। और आपका कंटेंट में डेप्थ और हॉरिजन की जो मैंने बात करी वो दोनों होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा है, जैसे सपोज कीजिए अगर क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन है, अब आप इलेक्शन कमीशन के बारे में सब कुछ लिखते आइए तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। उससे आपका पेज तो भर जाएगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने क्वालिटी, आप अपने कंसेप्ट्स को बढ़ाइए, उसके डेप्थ और हॉरिजन को बढ़ाइए, और फिर उसके बाद जब वो आप पूरा कर लें तब आप अपने आंसर को, लेंथ को इंक्रीज कीजिए। तो सबसे पहला टारगेट है आपका क्वालिटी, फिर आपको जाना है क्वांटिटी पे। इन केस अगर क्वालिटी आपके पास नहीं है तभी आप उससे रिलेटेड जो कंटेंट है उसको लिखिए, लेकिन उससे एकदम डिफरेंट नहीं लिखिए, उससे आपका टाइम भी जाएगा, मार्क्स भी नहीं मिलेगा। फिर क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्डरली, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कंबाइंड विथ ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स इन ऑल सब्जेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो एक चीज आपको याद रखना है, मुझे याद है जब 2018 का मैं मुख्य परीक्षा यूपीएससी का दे रहा था, तो उस साल जो क्वेश्चन अपने जीएस 2 में पूछा गया था बिहार का, सेम टू सेम डिट्टो वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन जीएस 3 में अपने था, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में। आई थिंक वो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर एक सवाल था, डिट्टो वर्ड टू वर्ड है। यानी आप जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं हो सकता है वो एक ही हो, और जो प्रोफेसर जो आपका कॉपी चेक कर रहे हो सकता है वो उनका एक्सपीरियंस यूपीएससी वाला भी हो। और यूपीएससी तो एक स्टैंडर्ड मानक सेट करता है बाकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। सॉरी। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि आपका आंसर ऑर्डरली हो, इफेक्टिव हो और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन यानी जो क्वेश्चन का डिमांड हो उतना हो। फिर आपको जो स्टैंडर्ड न्यूमरल्स है, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स, उसको यूज करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं और भी। पहला हमने बताया इंग्रेडिएंट्स का कि साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, हैंडराइटिंग पढ़ने के लायक होना चाहिए, और पढ़ने के लायक मतलब इजिली पढ़ा जा सके, ऐसा ना हो कि एग्जामिनर को अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना पड़े। आपका आंसर हमेशा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। तो हमने देख लिया कि ऑर्डरली, इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, और साथ में वर्ड लिमिट, पॉइंट वाइज और पैराग्राफ वाइज। देखो यहाँ पे क्या है ना कि आप जबरदस्ती कोई भी चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते। जो आपका नेचुरल है आप उसी को रखिए। अगर आपका नेचुरल पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में लिखिए, अगर आपका नेचुरल पॉइंट वाइज है तो पॉइंट वाइज लिखिए। मैं तो मतलब इतना डिटर्मिनिस्टिक होके नहीं चलता। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फ्लेक्सिबल रहिए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आप पैराग्राफ में लिखिए, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आप अपने पॉइंट वाइज आंसर्स लिखें। फिर डायरेक्टिव वर्ड्स को ध्यान में रखना है, इसके लिए मैं अभी नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगा। फिर आपके आंसर में डायग्राम होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, मैप होना चाहिए। और जब भी आप फ्लो चार्ट, डायग्राम या मैप बना रहे हो तो उसका कैप्शनिंग ज़रूरी है कि वो डायग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आपने जैसे संथाल के ऊपर क्वेश्चन आया और आपने मैप बनाया, तो बस ये ना हो कि बिहार और झारखंड जो पहले का था, ओल्ड बिहार का मैप बना के और फिर उसके बाद आप सिंपली उसी मैप में जो संथाल वाला रीजन है शो कर रहे हैं। लेकिन आपको वो शो करने के साथ साथ
उसका कैप्शनिंग देना जरूरी है फिगर लिख के कि संथाल रीजन या संथाल परगना, जैसा भी क्वेश्चन में पूछा गया हो। ठीक है, तो जो भी आप डायग्राम फ्लो चार्ट मैप बनाएंगे उसकी कैप्शनिंग जरूरी है। अपने आंसर को मल्टी डायमेंशनल रखना है, बैलेंस्ड रखना है और पॉजिटिव ओरिएंटेशन हमेशा उस चीज का रखना है। ये हम देखेंगे जब डायरेक्टिव्स वाला लेक्चर आपको मैं शेयर करूंगा, उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। फिर उसके बाद है सब्सटेंसिएशन, यानी जब भी आप अपने आंसर लिखें तो एग्जाम्पल्स डालें, रिपोर्ट्स को कोट करें, कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस दें, जो भी अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट है उसका रेफरेंस दें आप। फिर स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तीनों पार्ट होना चाहिए, तीनों का जो हमने डिटेल में डिस्कस किया उसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा क्योंकि वो एग्जाम टाइम से ही रिलेटेड ज़्यादातर है। फिर शब्द सीमा कितना हो, तो ये मैंने जैसे कहा मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अगर मार्क्स का देखें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो GS1 और 2 में क्या है, एक तो आपका सेक्शन है मैंडेटरी सेक्शन, जो सबको, जिसमें कोई भी आपके पास ऑल्टरनेट नहीं दिया रहेगा अथवा करके कि दोनों में से एक करना है, वो सबके लिए कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आपका जो मैंडेटरी सेक्शन है आप देखेंगे 8 नंबर का 3 क्वेश्चन है, 7 नंबर का 2 क्वेश्चन है, तो वो 38 मार्क्स का हो गया। फिर 38 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में, और तीसरे सेक्शन में आपका 36 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, यानी एक पेपर आपका 300 नंबर का हो गया। अगर GS1 GS2 की बात करें उसमें आपका 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन में 38 नंबर के 3 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में 38 नंबर के 3 क्वेश्चन, और तीसरे सेक्शन में 36 नंबर के 2 क्वेश्चन। और पहले सेक्शन और दूसरे सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें जो 38 मार्क्स हैं उसको डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें 5 क्वेश्चन है, 8 नंबर के 3 और 7 नंबर के 2। इससे आपका 300 वर्ड्स का है, सॉरी मार्क्स का है, जिसमें 3 टॉपिक्स पे आपको लिखना है, और 100 मार्क्स का एक आपका टॉपिक रहेगा वो, और उसमें वर्ड लिमिट डिफाइंड है 700 to 800 वर्ड्स। और लेकिन चूंकि GS के साथ ऐसा कोई वर्ड लिमिट का बताया नहीं गया है कि कितना मार्क्स में आपको लिखना है, तो ऐसे में चूंकि ये काफ़ी कम हो जाएगा, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे आप फॉलो नहीं कीजिएगा। UPSC को देख लेते हैं थोड़ा, वहाँ पे कैसे है, क्योंकि वहाँ सफिशिएंट वर्ड लिखना पड़ता है और टाइम कंस्ट्रेंट काफ़ी होता है, और वही चीज़ आपको BPSC की मुख्य परीक्षा में भी करना है। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको UPSC की मुख्य परीक्षा लिखने का एक्सपोजर होता है, तो वैसे एस्पिरेंट जिनका एक्सपोजर नहीं है, तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आप किसी डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे ना रहें। ठीक है, तो UPSC में क्या है कि 10 मार्क्स से 10 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, टोटल 250 मार्क्स। और ऐसा उसमें मेंशन्ड है कि जो 10 नंबर का है वो 150 वर्ड्स का रहेगा, और जो 15 नंबर का है वो 250 वर्ड्स का रहेगा। यानी टोटल आप अगर देखें तो 4000 शब्दों में अपने आंसर्स को पूरा कंप्लीट करना है UPSC का, और उसमें लिटरली बता रहा हूं मैं, आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, आपका सोचना लिखना सब एक साथ चल रहा होता है। तो हम लोग 4000 शब्द मान लेते हैं और वही 300 मार्क्स भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो एक रफ वर्ड बना है कितना वर्ड लिमिट, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 7 नंबर का है वो लगभग 93 वर्ड्स में है, तो 90 से 95 का रेंज ले लीजिए। फिर 8 नंबर का है वो 106 है, तो 105 से 110 का रेंज ले लीजिए। जो 38 मार्क्स का है नियर अबाउट 500 मार्क्स, सॉरी वर्ड्स, और 36 मार्क्स का जो है वो लगभग 480 वर्ड। हालांकि 2 नंबर में आपको ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं मिलेगा, बट ठीक है, जब टाइम आपको सेव करना होगा तो ये सब एक एक 2-2 मार्क्स रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आप लगभग वही 20 वर्ड्स कम कर दीजिएगा। तो अब क्या है कि अप्रोच क्या रखना चाहिए, कि क्या हमने जो स्ट्रक्चर सीखा वही सब में एक जैसा अप्लाई करना है या थोड़ा डिफरेंट होगा। तो जो 7 नंबर और 8 नंबर का है, देखो इसका प्रॉस और कॉन्स क्या है वो बता देते हैं। कि अगर कॉन्स का पहले बता दें, कि अगर आप जैसा बाकी सब्जेक्ट्स का रखते हैं,
सब्जेक्ट्स कह रहा हूँ, सॉरी, जैसा बाकी क्वेश्चन का अप्रोच रखते हैं लॉन्ग फॉर्म वाला, जो 38 मार्क्स का है, जो 36 मार्क्स का है, तो वो चीज़ तो अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप टाइम वेस्ट कर देंगे। तो 7 और 8 वाले में क्या करना है कि आपका ज़्यादा का फोकस बॉडी पे रहना चाहिए, जो क्वेश्चन का सेंट्रल थीम है। और जो इंट्रो और कंक्लूजन है, चूंकि मैंने बताया कि एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आपने समझा कि नहीं समझा, हो सकता है वो चीज़ बॉडी में समझने में टाइम लग जाए, फिर कंक्लूजन कि अब्रप्टली आपका आंसर एंड नहीं होना चाहिए। तो आप इंट्रो और कंक्लूजन को काफ़ी कम कर सकते हैं और मेन बॉडी पे फोकस कर सकते हैं। इसे भी मैं डिस्कस करूंगा डायरेक्टिव, जब मैं आपके साथ जो वर्ड्स डिस्कस करूंगा तो उसमें मैंने ये इंक्लूड किया है कि 7 और 8 नंबर वाले मार्क्स को कैसे लिखना है कि आपका मैक्सिमम नंबर आए। फिर 36 और 38 मार्क्स वाला है, जो है उसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का पूरा मौका मिलेगा कि जिनको भी उत्तर लेखन का जो भी एक्सपर्टीज है या फिर जो कोई भी क्रिएटिव हो सकते हैं, आपको पूरा स्कोप मिलेगा। उसमें आप इंट्रो और कंक्लूजन अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी आपका जो मेजर फोकस रहेगा वो बॉडी के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो इस मतलब वेटेज में आप अपने इंट्रो बॉडी कंक्लूजन को रख सकते हैं। और इनका फायदा क्या है ना कि अगर कोई चीज़ आप अगर बॉडी में मिस कर जाते हैं तो कंक्लूजन वो आपको थोड़ा बहुत कंपनसेट कर देता है, तो यानी आपका जो मार्क्स लॉस से भी बचा देता है। और आपने अगर पूरे पॉइंट्स लिख दिए हैं बॉडी में तो आपको एक्स्ट्रा एक एडवांटेज भी मिलता है, कुछ मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। अब टाइम लिमिट, तो हमने समय जो शब्द की सीमा है वो देख लिया, अब समय सीमा को देख लें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 8 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 पहले सेक्शन, 3 दूसरे सेक्शन और 2 लास्ट वाले सेक्शन से। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 22.5 मिनट आपको पर क्वेश्चन मिलेगा। तो उसको मैंने लगभग 22 मिनट की तरफ रख लिया है, क्योंकि कुछ टाइम आपका ओएमआर शीट रंगने में हो सकता है, सेंटर पे पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में लेट हो जाए, या फिर क्वेश्चन पेपर आने में लेट हो जाए, या फिर ओएमआर जो आप शीट भरेंगे उसमें टाइम लग जाए, सिग्नेचर में टाइम लग जाए। तो आपको कोशिश ये करना है, जो 38 और 36 मार्क्स वाले हैं आप इसको 22 मिनट पर क्वेश्चन एलोकेट कर सकते हैं। और जो 8 और 7 मार्क्स वाले हैं आप उसमें लगभग 4.5 मिनट पर क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इस सारे बिंदुओं को जो भी मैंने आज के सेशन में डिस्कस किया उसको आप फिर से देखिएगा, समझिएगा, जो ज़रूरत है आपके काम का है आप उसको जॉट डाउन करके लिख लीजिएगा, और उसी पैटर्न पे आप प्रैक्टिस कीजिए अपने आंसर राइटिंग को। और नेक्स्ट सेशन में मैं जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं उन पे कैसे आपका आंसर होना चाहिए, कैसे आपका जो कंटेंट है सेम कंटेंट को आप कैसे रीऑर्गेनाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव वर्ड्स, और उसके अलावा फिर ऐसे कैसे हमें अप्रोच करना है कि आप ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव येट जो कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लिख पाए जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके। तो जितनी भी मेरी नॉलेज है जो मैंने खुद से सीखा है अपने प्रिपरेशन के दौरान, या फिर जो भी मेरी समझ इस एग्ज़ाम को लेके बढ़ी है, और जो भी मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, मैं उनसे भी काफ़ी कुछ सीखता हूँ। तो मैं आपके साथ वो सारी जो भी मेरे स्किल सेट हैं या जो नॉलेज है आपको शेयर करूँगा। सिविल्स जर्नी का ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका ये क्यूआर कोड है, आप चाहें तो यहाँ शेयर इसको ज्वाइन करें, और जो भी ये पीडीएफ है मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता जाऊँगा। अब मैं आप लोगों को अपना आंसर दिखाता हूँ, और शायद अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप मेरे आंसर को बेहतर इवेलुएट कर सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैंने फॉलो नहीं कर पाया था अपने अटेम्प्ट में, आप ज़रूर से अपने आंसर राइटिंग में अप्लाई कीजिएगा, और मेरे से काफ़ी बेहतर आप आंसर लिख के आइए। मैं तो यही आप लोग से एक्सपेक्ट भी करूंगा और चाहूंगा भी यही। तो एक क्वेश्चन अपने संथाल के ऊपर आया था
कि कॉजेज एंड कंसिक्वेंस के ऊपर। तो कैसे मैंने लिखा है, बस एक शुरुआत में मैंने क्या किया है कि एक वाटरशेड इवेंट था, उसके साथ साथ थोड़ा कोशिश किया था, क्योंकि हुल फेस्टिवल वहाँ मनाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि जो करंट वाला कोई पार्ट हो तो उससे लिंक कर दूं मैं अपनी हिस्ट्री को। फिर मैंने कॉजेज वाले पार्ट को डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं चाहता तो एक डायग्राम मतलब मुझे बनाना चाहिए था इनफैक्ट। फिर उसके बाद अपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा और अलाइनमेंट ठीक करना चाहिए था। कंटेंट वाइज तो मैंने काफ़ी मेहनत किया था, तो आप इसको जब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, और आप चाहें तो मैं सेपरेटली भी अपने आंसर्स को एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में बना के आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट है। तो रिजल्ट में क्या था कि देखो, यूजुअली लोग क्या करते हैं, उसको एनुमरेट इन लिस्ट करके लिख देते हैं। मैंने बस यहाँ थोड़ा सा एक चेंज ये लाया है। मैंने जैसे कहा था आपको कि आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का पूरा मौका मिलेगा, तो मैंने अलग अलग स्टेक होल्डर्स ले लिया। तो एक स्टेक होल्डर मैंने जो इसका रिजल्ट रहा संथाल अपराइजिंग का, एक तो ट्राइबल्स के रिस्पेक्ट में, दूसरा ब्रिटिशर्स के रिस्पेक्ट में मैंने उसको वहाँ पे मेंशन किया है, और तीसरा विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल मूवमेंट। तो इससे क्या होगा कि एक तो देखो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा, और आपके पास पॉइंट्स बनाने के लिए अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो आप वहाँ पे रन टाइम में भी एग्जाम में हॉल में लिख सकते हैं आंसर बना के, मतलब पॉइंट्स को बनाकर। फिर मैंने लास्ट में इसका जो कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस है वो मैंने लिखा है कि कैसे नक्सलाइट मूवमेंट के साथ और झारखंड के साथ रिलेटेड है, ऐसे बोल के मैंने अपना आंसर को कंक्लूड किया है। और उसमें 25 मार्क्स है, ये मतलब अच्छे नंबर में से माने जाते हैं। लेकिन मैं भी आपको देखो, ये मुझे टोटली अपने कंटेंट के बेसिस पे मिला है। और इसी कंटेंट को सोचो कि अगर आप थोड़ा और प्रेजेंटेशन बेहतर कर देंगे तो 2 नंबर, आप 3 नंबर इजिली आप और बढ़ा सकते हैं। और 2-3 नंबर का मतलब, अगर आप टॉप 50 में आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जैसे मेरा रैंक 73 है और लगभग सेम जो मेरा नंबर है, तो मेरे से ऊपर लगभग 8-10 लोगों का उतना ही नंबर है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक एक नंबर बहुत मैटर करता है। फिर दूसरा है GS2 से मैंने लिया है, ये था क्रिटिकली इवेलुएट द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। तो मैंने एक आर्टिकल 324 को यूज़ करके यहाँ इंट्रोडक्शन दिया है। फिर उसके बाद रोल प्लेड बाय इलेक्शन कमीशन को मैंने ऐसे लिखा है, उनका 3 मेजर कैटेगरी है, एडवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटर और क्वाजी जुडिशियल। फिर इनको मैंने लिख के इनका क्रिटिकल एनालिसिस किया है। ठीक है, क्वाजी जुडिशियल। अब यहाँ पे उसके बाद मैंने ये क्वाजी जुडिशियल का पॉइंट हो गया, मतलब अपने इसी पॉइंट्स में मैंने चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज किया है, और इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड का क्या पर्पस है उससे बताना था। फिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो वो अपने आंसर का जो कंटेंट है उसके बेसिस पे मैंने नीचे फिर लिखा था। इसमें मुझे 23 मार्क्स मिले हैं। उस साल मेरे GS2 में मतलब ठीक नंबर थे उस वक्त, 140-150 से ज़्यादा किसी को आते ही नहीं थे, और मेरा करीब 165 या 167 मार्क्स थे उसमें। फिर एक मैंने सोचा कि जो डाटा इंटरप्रिटेशन का है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स जो अक्सर एस्पिरेंट्स मिस कर देते हैं, मेरे से भी हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि वो आपसे ना हो। तो सबसे पहला ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि क्वेश्चन वही उठाइएगा जहाँ से एग्जैक्ट फिगर मिल पाए। और जब फाइनल कैलकुलेशन आप कीजिए, अगर दो शब्द मतलब डेसिमल के बाद दो अगर डिजिट तक में आपका आंसर खत्म हो जाता है तभी खत्म कीजिए, अन्यथा कम से कम 3 डिजिट तक तो आपको जाना है डेसिमल के बाद। ठीक है, नहीं तो नंबर आपका उसमें से मतलब कम हो जाएगा।
तो और दूसरा कि आपको स्टेप वाइज लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, और कोशिश करना है। फिर से देखिए, जैसे मैंने यहाँ अप टू 3 डेसिमल तक मैंने अपने आंसर्स को लिखा है। और कभी कभी क्या होगा कि अगर आपका ये आंसर सपोज कीजिए गलत हो जाता है, तो क्या होगा कि लगभग आपको इस स्टेप के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे लगभग। और अगर 1 या 2 डिजिट थोड़ा सा गलत होता है, अगर सपोज करो यहाँ 3 डिजिट का होता, मैंने 2 लिखा हुआ रहता, तो आपके 2 नंबर चले जाते हैं। आपने अगर सपोज कीजिए ये फाइनल आंसर ही गलत हो गया, तो आपके 4 नंबर चले जाएंगे और ये सिर्फ 2 नंबर मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसमें यही 2 चीज़ था मुख्यतः बताने के लिए कि एक, जब भी आप कैलकुलेशन करें अप टू 3 डेसिमल, जो हमारा डेसिमल के बाद डिजिट है, वहां तक आप जाएं। और दूसरा कि आपका आंसर मतलब इनकम्प्लीट नहीं रखना है, साफ सुथरा रखना है। अगर कोई कैलकुलेशन गलत हो जाता है, सिंपली एक स्ट्राइक कीजिएगा, उसके बाद फिर उसको सही जो नंबर का जो क्वेश्चन नंबर होगा उसको वहाँ अपने आंसर बुकलेट में लिखकर फिर से उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और था पटना कलम के ऊपर। मैंने फिर से कहा कि हर किसी को आज़ादी है अपने तरीके से लिखने का, तो मैंने बहुत ही सिंपल इसको एग्जामिन करना था, सेलाइंट फीचर्स को। तो मैंने ऐसे अपना स्टार्ट किया था कि पटना और कलम को मैंने ब्रेक कर दिया। पहले बताया कि पटना मतलब जो प्लेस है जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, और दूसरा कलम, ये डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। थोड़ा कोशिश किया है कि कैसे वो आके एस्टेब्लिश, मतलब लो जो मुगल कोर्ट से भागे थे आर्टिस्ट, निकाले गए थे इनफैक्ट, वो आके फिर अपने बिहार में बस गए थे, और कौन कौन से एरियाज में वो रहते थे। फिर उसके बाद सेलेंट फीचर, उसको साथ साथ में मैंने एग्जामिन करते हुए चला है। ठीक है। तो एग्जामिन करने का मतलब ही है कि जो भी आप फीचर्स पढ़ रहे हैं ना, वो फीचर्स आखिर अ, कैसे है, बस उसको आपको बताते हुए जाना है। ठीक है। तो ये है एक आंसर मेरा जो पटना कलम पेंटिंग के ऊपर था। इसमें भी मैंने कोशिश किया है, जो कंक्लूजन है वो थोड़ा सा मतलब डायनेमिक या फिर रिसेंट जो इंफॉर्मेशन रहा है, उस उसके साथ मैंने इसको कंक्लूड करने का कोशिश किया है, प्रयत्न किया है। ठीक है। तो ये मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ये उसका क्यूआर कोड है। और जो नेक्स्ट सेशन है हमारा, वो रहेगा डायरेक्टिव वर्ड्स के ऊपर। और जो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये इस जितने भी सीरीज में सेशंस आए हैं, राइट फ्रॉम आपका अप्रोच से लेकर आपका आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन तक, आप उसको सिलसिलेवार देखिए, क्योंकि हर लेक्चर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कोई भी लेक्चर अगर आप मिस करेंगे, तो एक एक मतलब लार्जर पिक्चर में आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर मिस करेंगे, और वो आपके प्रिपरेशन को भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। इम्पैक्ट इन द सेंस कि आप जो कर रहे हैं उससे तो आप ज़रूर बेहतर करेंगे, लेकिन जितना बेहतर आप कर सकते हैं उस चीज़ को आप शायद मिस कर दें, अगर सारे लेक्चर को आपने सिक्वेंशली ना देखा तो। ठीक है। सो विद दिस नोट आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।